नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ प्रीति। एक खूबसूरत कविता की एक बहुत मशहूर पंक्तियाँ हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। ये पंक्तियाँ आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी जो मौसम है गर्मी के दिन का, ये इस तपिश वाली गर्मी में ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं इन दिनों। इस गर्मी के मौसम में न जाने कितनी सारी समस्याएं भी हम झेल रहे हैं। आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। आज की कड़ी में हम गर्मी से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे गर्मी में होने वाले रोग कौन से हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए और लू से बचाव क्या है। जिस विषय पर विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे। वो जनरल फिजिशियन हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले तो धन्यवाद। जैसा कि आज हम बात करेंगे गर्मी को लेकर, और अभी जो माहौल है खास करके तापमान बहुत बढ़ चुका है और ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लू की चपेट में आ गए हैं। गर्मी के से संबंधित जितने रोग हैं वो उसको झेल रहे हैं। तो इतना जो तापमान है, पहले तो ये बताइए कि ये तापमान कितना हानिकारक है हमारे लिए। देखिए, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना नेचर के द्वारा एक नियम है हम लोगों का। कभी कभी अच्छा भी होता है और ज़्यादातर हम लोग के लिए ख़राब होता है। इसका एक सूदिंग टेम्परेचर होता है जो कि मेल और फीमेल जो हैं एक टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं और उसके आगे जो है उनके लिए या उनके शरीर के लिए हार्मफुल होता है। जनरली हम लोग 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग सूदिंग मानते हैं कि कंफर्टेबल जोन होता है। लेकिन जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ने लगता है हम लोगों के शरीर के लिए वो हार्मफुल होने लगता है। हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनइजीनेस फील करना, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करना, अच्छे से आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना छूट रहा है। आपने बड़ी खूबसूरत कविता बताई है जो कि इसमें मैंने गर्मी में जो प्रॉब्लम होता है वो सब उसमें बताया जा चुका है। जी बिल्कुल। ये सब तो हमारी समस्याएं हैं और इसके चलते जो प्रॉब्लम होता है इसके चलते बहुत से रोग भी हो सकते हैं। और रोग में तो लू लगना हो गया, बहुत से डिजीजेज हो सकते हैं हम लोगों को, जैसे कि बहुत सा बैक्टीरियाज जो हैं इसमें ग्रो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं गर्मी के समय में। जैसे खाना पीना है या बाहर का चीज़ है या जो चीज़ सड़ रहा है उसमें बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं और हम लोग उसके टच में आते हैं किसी न किसी भी तरह से, चाहे या फुटपाथ पर जाएं या हमारे घर में ही जो खाना बासी खाना पड़ा हुआ है कंटामिनेट हो गया बैक्टीरिया से। और इस टेम्परेचर पर उन लोग का ग्रोथ ज़्यादा होता है बैक्टीरिया का और इस तरह से हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हम लोग को फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है जिसमें कि जानते हैं कि पहले वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग होने के बाद डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि जो तापमान है वो अगर 30 डिग्री तक हो तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, सूदिंग होता है, अच्छा लगता है। ह्यूमिडिटी भी जो है अगर 30 से 60% हो तो हम लोग को अच्छा लगता है। अगर इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो आपके लिए बढ़िया सूटेबल नहीं होता है, ये घातक साबित होने लगेगा। और यही कारण है कि आजकल देख रहे हैं हम लोग की लू का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। आप उनको शायद याद होगा कि 1990 में काफ़ी लोगों का डेथ हो गया था लू के चलते। बहुत ज़्यादा हाइपर पैरेक्सिया हुआ, स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हुआ, जिसके चलते बहुत से लोग मरे थे। गया में ये घटना घटी थी और वहाँ पर बहुत से लोग मरे थे। और आपके देश में भी बहुत से लोगों का डेथ होता है लू के चलते। तो हाइपर पैरेक्सिया जो होता है या लू जो लगना या सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं, ये भी एक तो बड़ा ही फेटल है। और हम समझते हैं कि दुनिया में शायद 3rd नंबर पर है जो डेथ रेट जो है ड्यू टू सन स्ट्रोक होता है। ये पूरा दुनिया में डाटा आई थिंक ये है कि 3रा नंबर जो मरने का घातक कारण है वो लू लगना भी होता है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक तो टेम्परेचर जो है वो अगर नॉर्मल हो, बैलेंसिंग हो तो फिर हमारे लिए भी सही है, खान पान के लिए भी सही है और माहौल के लिए भी सही है। बिल्कुल। अभी जो खास करके गर्मी का मौसम है और तपिश इतनी ज़्यादा है कि हमें बचाव करने के लिए खुद से उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तापमान जो बढ़ा हुआ है वो हमारे हाथ का तो है नहीं, ये प्रकृति की देन है और इसमें हमको देखना ही होगा कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर ये विशेष और जानकारी लेते हैं गर्मी के बारे में। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि लू में जो गर्मी के मौसम में लू के अलावा और कौन कौन से रोग हैं जो गर्मी में ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारे लिए ज़्यादा घातक हैं।
देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन तो हो जाता है कि फूड पॉइजनिंग वगैरह जो होता है या इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, जीआईटी का इन्फेक्शन, या और जाइए तो आप टाइफाइड फीवर हो गया, आपको मलेरिया हो जाता है। लोग एक्सपोज होते हैं, लोग ढंग के नहीं बाहर छत पर सोते हैं, मच्छर का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, तो इसके चलते मलेरिया भी हो सकता है, फैलेरियल डिजीजेज भी हो सकते हैं। आपका काला जार जो था, ये बालू मक्खी के चलते जो होता है, गर्मी के दिन में लोग क्या करते हैं कि बाहर सोते हैं, जानने खास करके देहात क्षेत्र में हम लोग के होता है कि घर में ज़्यादा गर्मी लगती है, लोग अपने छत पर या बाहर दलान में या द्वार जिसको हम लोग कहते हैं बाहर में जाके सोते हैं, और लोग मच्छरदानी लगाते नहीं है, मच्छरदानी भी लगाते हैं तो कैसा मच्छरदानी रहेगा, मच्छर काटता ही काटता है, और इसके चलते इन्फेक्शन हो जाता है। मान लीजिए कोई मलेरिया का पेशेंट है, अगर उसको मच्छर काटता है और दूसरे अच्छे रोगी को जिसको नहीं मलेरिया है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, माने एक आदमी से दूसरे आदमी में मच्छर के द्वारा, जिसको हम लोग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बोलते हैं, मॉस्किटो के चलते होने या इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कहेंगे। तो इसमें आ जाता है मलेरिया हो सकता है, फैलेरियल डिजीज हो सकता है। आप देखिएगा कि काला जार भी गर्मी के दिन में ही ज़्यादा फैलता है। जी बिल्कुल। फूड पॉइजनिंग के बारे में हम बता ही रहते हैं, कंटामिनेशन होता है, फूड्स का हो जाता है, जिसके फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। शादी विवाह के भी मौसम होता है, इस समय भी जितना खान पान रखा जाता है या अच्छे से हम नहीं रखे भोजन को या पानी को, तो उसका कंटामिनेशन हो जाता है, और लोग जो है सो ग्रुप में देखिए कि उस खाना को खाते हैं और काफ़ी लोग इसके शिकार होते हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग हुआ तो नासिया, वोमिटिंग होता है, जैसे उल्टी होता है, दस्त होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और कभी कभी समय पर अगर नहीं ट्रीटमेंट हो तो ये जानलेवा हो जाता है। तो इस तरह से ये, इसके अलावा वायरल डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, या हर्पिस जोस्टर, ये सब जो है इस समय उन लोग का ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है गर्मी के दिन में। बहुत से कारण है, एक तो एक्सपोज रहता है आदमी, जनरली देखेगा कि कपड़ा वगैरह कम पहनता है, और ठंडे के दिन में देखेगा कि ढका रहता है, तो कुछ एरिया नहीं मिलता है, मच्छर हो या टच करने का भी, जैसे टच करने से कंटैक्ट से होने वाला है, तो बहुत सा पार्ट आपका ढका हुआ है, तो वो कंटामिनेट नहीं होता है, वो इन्फेक्टेड नहीं होने पाता है। लेकिन गर्मी के दिन में आपका शरीर जो है सो ज़्यादा एक्सपोज रहता है, और इन्वायरमेंट भी मिलता है बैक्टीरिया एंड वायरस को ग्रो करने का, इसलिए ये सब डिजीज़ होती हैं। दूसरा कि फंगल डिजीज, आपका शरीर जो है सो मॉइस्ट रहता है, कपड़ा आपका मॉइस्ट रहता है, और इस सीज़न में फंगल डिजीज जितना है, जैसे हम लोग जो होता है रिंगवर्म जो होता है, या स्केबीज जो होता है, या फंगस के चलते जितने डिजीज हैं, ये सभी बढ़ने का चांसेस हो जाते हैं। जी, तो फिर मैं सबसे पहले बात करूंगी काला जार, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि काला जार भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक थोड़ा सा इस पर जिक्र कर लेते हैं। काला जार अगर मान लीजिए किन्हीं को हो गया हो, तो सबसे पहले तो उसके लक्षण क्या होंगे, या फिर जो भी बीमारी संबंधित है गर्मी से, उसके लक्षण, शुरुआती लक्षण की बात करूँ तो क्या हो सकते हैं लक्षण? देखिए, आप काला जार के बारे में पूछ रही हैं जी, तो जनरली इसमें लोगों को फीवर होता है, और फीवर जो है सो लो ग्रेड का ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन और देखिएगा दिन पर दिन उसका वेट कम होता जा रहा है, और स्प्लीन उसका बढ़ते चला जाता है। पेशेंट का देखिएगा स्प्लीन का अगर हम लोग जांच करते हैं तो देखते हैं कि उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, लॉस ऑफ उसका वेट होते जा रहा है, एनीमिक होते जा रहा है, इसका एनीमिया होने के चलते वो कमज़ोर हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाता है, काम करने में असक्षम हो जाता है, और ब्लड चूँकि उसका लॉस हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, उसका स्वास्थ्य जो गिरते जाता है, और इसके चलते कमजोरी के चलते जो भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कुछ दूर चलता है तो थक जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, टायर्डनेस रहता है, थक चिड़चिड़ापन आ जाती है, बहुत से ये सब लक्षण आने लगते हैं। और जांच करने के बाद जैसे कि हम उसकी प्ली देखते हैं, स्प्लीन देखते हैं, अगर स्प्लीन बढ़ा हुआ है देन हम लोग उसका जाँच करवाते हैं, और जाँच में अगर निकल गया कि काला जार है तो देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब काला जार में मिलेगा आपको लक्षण। जी, और अगर डिहाइड्रेशन की किसी में अगर कुछ देखने को मिले, डिहाइड्रेशन जो जब हो जाता है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए उनको?
देखिए डिहाइड्रेशन के तो लक्षण आप जानते हैं कि एक तो मिलेगा, या तो डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा हीट के चलते, बहुत ज़्यादा आपका पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो पानी कम हुआ चाहे या पसीना से निकले, या डायरिया होता है तो डायरिया में आपका लॉस हो रहा है, तो स्टूल के थ्रू आपका पानी निकल रहा है शरीर से, अब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, तो आपका शरीर का पानी जो है सर दोनों का इम्बैलेंस गड़बड़ा रहा है, शरीर में जितना जाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो। डिहाइड्रेशन होने पर देखिएगा कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, जनरली मरीज कहेगा कि हमारा मुंह सूखा रहता है, हमको बहुत कमजोरी रह रही है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, टायर्डनेस है, इरिटेशन हो रहा है, कुछ कोई बोलता है तो गुस्सा आती है, और इस तरह से ये सब प्रेजेंटेशन लेकर वो आएगा। हम लोग जांच करते हैं तो देखते हैं कि भाई डायरिया का है, डिहाइड्रेशन के, जैसे स्किन टर्गर टेस्ट हम करते हैं, स्किन की दबा के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द दबा रह जाता है। उसके बाद और भी टेस्ट हम लोग करके देखते हैं कि जैसे हीमो कंसंट्रेशन हो गया, या पैथोलॉजिकल जांच करवाते हैं तो पता लगेगा कि डिहाइड्रेशन है। तो फिर उसका इलाज का हाँ, फिर उसका हम लोग देंगे कर माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, अब उसके अनुसार हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। माइल्ड अगर है तो हम लोग पानी ORS का घोल वगैरह पिलाते हैं, या लेमन वाटर वगैरह पिलाते हैं हम लोग, लेकिन सादा पानी हम लोग नहीं देना है हम लोगों को, चाहे डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एक गिलास शरबत रखे हुए हैं और शरबत अगर गिर जाता है, अब फिर उसमें सीधा पानी मिलाइएगा तो उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा, शरबत या उसका चीनी का मात्रा कम हो जाएगा। तो हम लोग के ब्लड में भी सोडियम या पोटेशियम या मिनरल्स जो रहते हैं वो उसका भी लॉस हो रहा है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, जिस कारण से हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के चलते, या डायरिया के चलते, या वोमिटिंग के चलते लॉस ऑफ आपका फ्लूइड हो रहा है आपका शरीर से, जिसमें मिनरल्स भी रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस सब का भी लॉस हो रहा है। लेकिन सीधे हम सादा पानी पिलाएंगे तो उसका और डाइल्यूशन हो जाएगा, सोडियम जो है सो और डाइल्यूट होगा, और सोडियम कम होने के जो लक्षण होते हैं, हाइपोनाइट्रीमिया जिसको कहते हैं, या कैल्शियम कम है, या पोटेशियम भी बेसी हो सकता है या कम हो सकता है, तो इस सब का कम होने का कारण भी और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं हमेशा कि जब भी दो तो इलेक्ट्रोल मैंने ORS दो उसको, और मिनरल्स मिले हुए हैं मैंने सोडियम पोटेशियम युक्त जो है पानी वही पीना चाहिए, या आप फ्रूट जूस वगैरह देते हैं, जूस वगैरह में भी आपका सोडियम पोटेशियम या ये सब मिनरल्स रहते हैं, या आयंस जो रहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, वो सब रहते हैं, और आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो फिर उसमें सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, ब्रेन एडिमा वगैरह हो गया, या बहुत सा ऑर्गन फेलियर होने का चांसेज हो जाते हैं अगर इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो जब भी आप बाहर से आइए, धूप से आइए, या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर या जूस या नारियल पानी, ये सब जो रहता है, डाव वगैरह, ये सब चीज़ दें, सीधे सादा पानी नहीं दिया जाए, नहीं तो और डाइल्यूशन हो जाएगा सोडियम पोटेशियम का, और इसके चलते और हार्म हो सकता है। मैं इस पे एक सवाल भी लूँगी सर, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी हम बहुत ऐसे जगह में भी रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो गांव में या दूर दराज में रहे, जहाँ पर उनके पास शायद पहुँच ना हो इलेक्ट्रोल पाउडर का, या फिर वो नहीं रख पा रहे हो। ऐसी स्थिति में तुरंत जो हम चाहेंगे कि कुछ अगर घर से ही कुछ उपाय करें, उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाएँ, तो फिर तब तक के लिए उनको क्या करना चाहिए? मतलब मैं बात करूँ त्वरित उपाय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं है तो आप एक गिलास पानी लीजिए 200 ml का, उसमें एक चिटकी नमक डालिए और थोड़ा चीनी भी डालिए, कहेंगे जब तक से चीनी नहीं रहेगा उसमें सोडियम जो है ऑब्जर्व नहीं होता है बॉडी में, इसलिए चीनी भी डालना है। तो इस तरह से उसका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, आपको बता दें जैसे आँख का आंसू जो रहता है उसका जो टेस्ट होता है वो आपका सही ढंग में आपका बनेगा, ORS बनेगा जो आप बनाती भी हैं, तो उसका भी टेस्ट उसी तरह आएगा। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं पड़ना चाहिए, एक चुटकी केवल नमक और 1-2 चम्मच उसमें चीनी मिलाइए और टेस्ट करके देख लीजिए तो उसका टेस्ट जो है सर आपका आंसू का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट होना चाहिए, और इस तरह से आप इससे काम चला सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ डाव वगैरह हो, मान लीजिए कि आपका ये सब है, कोई भी आम का झोल बनाते हैं हम लोग, ये सब भी आप दे सकते हैं, इसमें भी मिल जाता है सीधा पानी में। तो इस तरह से मट्ठा है आपका, मट्ठा उठा बनते हैं, इसमें भी आपको मिल सकता है, इस तरह से लिक्विड आप दे सकते हैं।
तो इस तरह से हम चाहें तो डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं जब तक कि हमको और सब इंतजाम नहीं हो जाता है। आजकल तो सभी जगह करीब करीब ORS अवेलेबल करा दिया गया है। आपके गांव में, आपके घर घर में आशा है, आपकी नर्सेज हैं, सब लोग ORS रखती हैं। तो आप थोड़ा भी प्रयास कीजिए तो उन लोगों के द्वारा आपको ORS मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी नहीं रहे तो आप अपने घर में प्रिपरेशन कर सकती हैं, अपने घर के चीज़ से, जैसी चीज़ से अपना काम चला सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मैंने पूछा भी कि अगर संभव नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपके पास ORS तत्काल रूप में उपलब्ध ना हो तो नमक और चीनी का घोल तैयार करके रखिए एक बैलेंस में, और उसको लेते रहिए। इससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। जैसा सर ने बताया कि अगर आपको कोई समस्या है डिहाइड्रेशन की या वीकनेस लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। सर एक चीज़ और है नमक और चीनी के घोल का, मैं जैसे ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है गर्मी में। ज़्यादातर जिनको BP लो की समस्या है उनको ज़्यादा देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, लो है तो आप दीजिएगा, आप रिहाइड्रेट कीजिए तो उनका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक होगा। अगर डिहाइड्रेशन के चलते लो हो गया है तो वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जो हाइपर टेंशन के पेशेंट हैं, जिन लोगों में मना किया गया है कि आपको ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए, सोडियम वगैरह लेने से नमक के चलते हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर या डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो डाइट टाइम हम लोग के लिए प्रिकॉशन में ही आपको देना है, ORS उन लोग को भी देना है, ऐसे में। अब थोड़ा उनको सादा पानी भी पिलाएंगे हम लोग, ORS भी देंगे, और उनका जांच करवा के देख लेना है कि भाई सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, क्लोराइड लेवल ये सब ठीक है कि नहीं उनका, इस हिसाब से काम करेंगे। जी डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, जैसे हम खान पान पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं गर्मियों में, या वैसे भी नॉर्मल हम बहुत, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें सतर्क हम होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। गर्मी में जो ज़्यादातर होता है एक और समस्या वो है फूड पॉइजनिंग की। हम समझ नहीं पाते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है क्या ख़राब है, और हम बहुत कुछ खाते लग जाते हैं। तो फिर इसमें क्या नुकसान हो सकता है, और फूड पॉइजनिंग की क्या मतलब उसके जो कारण है वो क्या है, बेसिक कारण क्या है? देखिए, फूड पॉइजनिंग का मेन है कि कंटामिनेट हो जाना है, बैक्टीरिया से आपका फूड जो है से इन्फेक्टेड हुआ, कंटामिनेट हो गया। तो खाना जो है, हम हमेशा अगर गर्म खाना खाते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, तो उसको कंटामिनेट होने का कारण नहीं है। हम खाना को रखें नहीं, अगर रख भी देते हो तो इस तरह से रखा जाए कि वो इन्फेक्टेड नहीं होने पाए। जब मक्खियाँ रहती हैं, बहुत सा गंदा जगह है, या ओपन में बहुत ज़्यादा आप रखते हैं, तो कंटामिनेट होने का कारण हो सकता है। हम उसको बढ़िया से ढक के उसको फ्रिज में रखें, मान लेके रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से रखें कि कंटामिनेट नहीं होने पाए, उस पर मक्खियाँ नहीं बैठें, उस पर बाहर का इन्वायरमेंटल जो उड़ते रहता है, हवा में जो बैक्टीरिया जो वगैरह रहते हैं, उस सब से कंटामिनेट नहीं होने पाए, उसको बचा के रखें। दूसरा है कि सड़ा हुआ खाना नहीं हम खाएं। जैसे अगर सड़ा हुआ है, इसके माने कि इन्फेक्टेड हो गया है, वो बैक्टीरिया उसमें लग गया है, तो हम लोग उस पर ध्यान दें कि ये सब चीज़ें नहीं लें। दूसरी बात है कि जितना जो बाहर में गुपचुप वगैरह ये सब बेचते रहता है, ये सब ढका नहीं रहता है। बहुत सा देखिए कि उड़ रहा है, हवा उड़ रही है, एकदम ढका हुआ नहीं है, जितना धूल वगैरह है अगल बगल का सब उस पर पड़ रहा है, तो इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये सब जगह पर हम लोग नहीं लें। जो भी खुला हुआ है आपका, जैसे देखिए कि काट के तरबूज बेच रहा है, काट के खरबूजा बेच रहा है, इस तरह से कटा हुआ चीज़ ओपन जो बढ़िया से ढका हुआ ठीक से नहीं है, तो सब चीज़ को हम नहीं खाना चाहिए। यानी साफ़ सफाई पर भी विशेष, साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इन्फेक्टेड खाना हमारे शरीर में नहीं जाने पाए, हमारे मुंह से अंदर नहीं जाने पाए। जी, और अब जो एक सबसे घातक है, जो अभी ज़्यादातर जो आम जनजीवन है उससे त्रस्त हो चुका है, वो है लू यानी हीट स्ट्रोक। ये एक तो सबसे पहली बात कि क्या केवल बाहर निकलने से ही हमें लू लग सकता है, या फिर घर में भी इसकी संभावना है, और हमको क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? देखिए, लू ज़्यादातर हम लोग बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर आने के चलते, अब एकदम स्ट्रेट धूप हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, तो बाहर बहुत स्ट्रेनस वर्क करते हैं। जो लोग स्ट्रेनस करते हैं धूप में खड़ा होकर, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है, और धूप में टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और इसमें स्ट्रेनस वर्क, और जो लोग एक्लेमेटाइज नहीं है, बहुत लोग इसके अभ्यस्त होते हैं, एक्लेमेटाइज जिसको बोलते हैं, कि वो लोग निकलते हैं तो उन लोगों को उनका लॉस जो होता है कम होता है। उन लोगों का देखिए कि साल्ट का जो लॉस होता है वो 1 ग्राम 1 लीटर में, अगर 1 लीटर फ्लूइड निकलता है तो 1 ग्राम केवल लॉस होता है। लेकिन जो लोग एक्युमुलेटाइज नहीं है, जो इससे अभ्यस्त नहीं है, उन लोग के 3 ग्राम तक लॉस होता है साल्ट्स का।
तो इस तरह से उन लोगों को डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है, उन लोगों को लू लगने का चांसेस बढ़ जाता है। हीट के चलते जो बहुत से डिजीज होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसको हीट रिलेटेड डिजीज लें तो इसमें लू लगना हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इसमें सबसे छोटा सा चीज़ जो होता है, देखिएगा कि किसी को पैर में सूजन हो गया, इडिमा हो गया। दूसरा जो होता है क्रैम्प्स होता है, अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकला, आपका लॉस ऑफ सोडियम साल्ट्स होता है, तो इसके चलते मसल पेन होगा। जितना मसल है उसमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, क्रैम्प हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, शरीर जो है सो कोल्ड है, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी हो, लेकिन पसीना उसको आ रहा है और स्टेबल है, वाइटल्स जो हैं जैसे हार्ट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, लेकिन लक्षण जो उसके आ रहे हैं कि देह हाथ में दर्द है, मसल क्रैम्प हो रहा है, घींच रहा है, तो ये समझिए कि माइल्ड टाइप का होता है, क्रैम्प हो रहा है। इससे थोड़ा सा आप जाइए तो एग्जॉस्ट होता है, हीट एग्जॉस्ट और ज़्यादा आपको एक्सपोजर होता है, तो आपका शरीर जो है सो एग्जॉस्ट होने लगता है। इसमें होगा कि काफ़ी लेथार्जी लगेगा, देह हाथ में दर्द, उसी तरह क्रैम्प होगा, मसल खिंचाव हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई काम करने में मन नहीं रहा है, मन सुस्त हो जाते हैं। तो इस टाइप का कि हीट एग्जॉशन होता है। उसमें और जाइए तो सिंकोप कहते हैं, हीट सिंकोप और ज़्यादा आगे बढ़िए तो सिंकोप कहते हैं। और सिंकोप जो होता है इसमें हो सकता है पेशेंट जो है सो फेंट कर जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाता है, राइगर आ जाए, चमकी आने लगे, लेकिन उसको उस समय तक पसीना आता है। लेकिन अगला जो चौथा जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ये आपको जानना चाहिए कि हम लोग का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी का, ये इस तरह से होता है कि जब भी हमारा मेटाबॉलिक या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी को कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन आपका ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस, जहाँ से थर्मो रेगुलेशन किया जाता है। आपका टेम्परेचर कांस्टेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, इससे कम नहीं बढ़ने देना है। इस तरह से थर्मो रेगुलेशन होता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में कुछ मैकेनिज्म होते हैं, उसमें से एक मैकेनिज्म है कि आपको स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग होने से क्या होता है कि एवापोरेशन होता है, स्वेटिंग का मैंने पसीने का, आपके पसीने का एवापोरेशन होता है और इससे आपका शरीर जो है सो कूल होता है और शरीर को कूल कर दिया जाता है। तो हम बता जा रहे थे कि क्रैम्प जो होता है या एग्जॉशन होता है या सिंकोप होता है, उस समय तक हमारा पसीना चलने वाला जब मैकेनिज्म है करीब करीब ठीक होता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है उस समय ये मैकेनिज्म हम लोग का फेल हो जाता है। आपका जैसे वैसो डायलेटेशन होता है, आपका स्वेटिंग होता है, इन्वायरमेंट में जो कूलिंग करने का जो पावर होता है हम लोग का शरीर का, वो फेल हो जाता है और आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाइपर थर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं, जैसे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ये बहुत से ऑर्गन्स को फेल कर देता है। जैसे आपका ब्रेन फेल हो जाएगा, सेरेब्रल एडिमा हुआ, आपका ब्रेन फेल हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है और इसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। और हम लोग अगल बगल के सभी लोगों को ट्रेनिंग दे के दें कि अगर इस लक्षण के कोई लोग हों तो उसको फर्स्ट एड दें, वहीं पर फर्स्ट एड दीजिए। फर्स्ट एड देना क्या होता है कि तुरंत उसको किसी शेड, छायादार जगह पर, हवादार जगह पर, अगर एसी हो तो एसी में ले जाके उसको लेटाइए, उसके पूरे शरीर को पानी से धोना शुरू कीजिए, या जितना आर्म पिट वगैरह है, पैक, आइस पैक होता है, आइस से जो होता है उसको रगड़ना शुरू कीजिए ताकि उसका टेम्परेचर लो हो। और तुरंत आप एम्बुलेंस को बुलाइए, उसको आईसीयू में भर्ती करना जरूरी होता है, लाइफ सेविंग होता है। इसलिए हर लोगों को ट्रेंड होना पड़ेगा। हमारे अगल बगल के जितने लोग हैं उन लोगों को भी जानना चाहिए कि ये लक्षण जब आ जाएं तो हमको तुरंत इस आदमी को हॉस्पिटलाइज करवाना है, अदरवाइज हम टाइम लॉस करेंगे तो हम खो देंगे उस पेशेंट को। बिल्कुल, यानी खुद भी सजग रहना है और फिर हमको जानकारी लेके लोगों को भी सजग करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर साहब हमारा वक्त हो चला है, हम अब दर्शकों से विदा लेंगे। आपने जो गर्मी से संबंधित ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया है और अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो के लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
तो आप सुन रहे थे कि गर्मी में होने वाले कौन कौन से रोग हैं और उनका इलाज कैसे हो सकता है। आपने जाना कि लू जब लगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हमको जानकारी होगी तो हम खुद भी सजग होंगे और दूसरे का भी हम मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये लू से संबंधित ये विशेष रिपोर्ट, विशेष जानकारी, और लेते हैं हम लू से संबंधित जानकारी। तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचें। यदि किसी कारण तेज गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू पानी या इलेक्ट्रल घोल पीकर निकलें। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताजे पानी पर निर्भर ना रहें, बल्कि ठंडा दूध और नारियल पानी जैसे देशी पेय जरूर पिएं। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय से जितना हो सके दूर रहें। ये शरीर में पानी की मात्रा को कम करने का काम करती है। इससे लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। धूप में निकलने से पहले कॉटन के कपड़े और फुल बाजू के कपड़े पहनें। धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करें। सिर को तौलिया या टोपी से ढक कर रखें। नाक और मुंह के हिस्से को मास्क से कवर रखें या फिर रुमाल बांध कर रखें। गमछा, तौलिया या सूती स्कार्फ से अपने कान जरूर कवर करके रखें। कान ढके रहने पर शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। पानी की बोतल साथ लेकर चलें और प्यास को बर्दाश्त न करें। कभी भी भूखे पेट धूप या गर्म हवाओं में न जाएं। और आपको लू से संबंधित इस जानकारी के साथ मैं प्रीति आज यहीं छोड़े जाती हूँ अगले अंक के लिए। नमस्कार।